स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉपिक को। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों ज्योग्राफी का, वो क्लास 7 के एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिया गया है। पहले हम चैप्टर 1, 2, 3 को फर्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए थे, जो क्लास 7 का वीडियो था। और इस वीडियो में 3 चैप्टर को कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, यानी कि 3 चैप्टर से आपको वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। टोटल अगर 7th क्लास में चैप्टर की बात करें दोस्तों, ज्योग्राफी के कुल कितने चैप्टर हैं, तो 13 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। 3-3 करके अगर करते हैं तो 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका क्लास 7 का ज्योग्राफी। इससे पहले आप लोगों के लिए क्लास 6 का ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिया गया है। और इसका जो PDF है दोस्तों, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, और आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही SCERT और NCERT का जो ई-बुक है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस वीडियो में जो पढ़ेंगे दोस्तों, वो चक्रवात के बारे में, चक्रवात, इसके बाद प्रति चक्रवात, वायुमंडल, हवा, वर्षा और वर्षा के प्रकार, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं चक्रवात के बारे में कि चक्रवात होता क्या है। दोस्तों चक्रवात जो होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है, यानी कि उच्च दाब का जहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है चक्रवात। अगर आपसे पूछे कि चक्रवात जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर चलते हैं या फिर बाहर से केंद्र की ओर चलता है, तो चक्रवात जो होता है उसमें हवा दोस्तों बाहर से केंद्र की ओर चलती है। चक्रवात में चक्रवात का जो केंद्र बिंदु होता है, इस केंद्र बिंदु को बोलते हैं चक्रवात का आँख या फिर चक्रवात का चक्षु बोलते हैं, क्योंकि चक्षु का मतलब क्या होता है दोस्तों, आँख। तो चक्रवात के केंद्र को क्या बोला जाता है? चक्रवात के केंद्र के बारे में आपसे पूछे तो चक्रवात के केंद्र को हम अक्षु बोलते हैं, या फिर आप इसे आँख भी बोल सकते हैं। अगर बात करें चक्रवात के शेप की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये चक्रवात किस आकार का है। अंग्रेजी लेटर के भी आकार का आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो आकार होता है चक्रवात का, वो होता है अंग्रेजी लेटर के भी आकार का। ठीक है। अगर पूछे कि चक्रवात केंद्र से बाहर की ओर या फिर बाहर से केंद्र की ओर चलती है, तो बाहर से केंद्र की ओर हवा चलती है दोस्तों चक्रवात में। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा होगा जिसमें वायुमंडल की संरचना के बारे में बताया गया है। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल, या फिर इसको हम आयन मंडल बोलते हैं, आयन मंडल, और एक होता है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी मंडल को क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, और इसके बाद बाह्य मंडल आता है। क्षोभ मंडल की बात करें तो यहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती है। समताप मंडल में वायुयान के उड़ने के लिए अनुकूल दशाएं होती है समताप मंडल में। कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि किस मंडल में, वायुमंडल के किस भाग में वायुयान उड़ते हैं, तो समताप मंडल हो जाएगा करेक्ट। अगर पूछे कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो ये भी समताप मंडल में ही देखने को मिलता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट हो जाता है। पृथ्वी के चारों ओर किसका आवरण है? जहाँ पे अपने लोग रहते हैं दोस्तों, इसके चारों ओर क्या है? हवा ही हवा है, यानी कि वायु का आवरण है चारों तरफ। पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा क्यों है? कि हमारे चारों ओर दोस्तों जैसा कि वायु है, ये क्यों है, क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा बना हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायुदाब में क्या होगी? दोस्तों ये हमारा पृथ्वी है, इससे अगर हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब में क्या होगी? कमी होगी। पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है? 100 किलोमीटर दोस्तों, 100 किलोमीटर तक वायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से किससे घिरी है दोस्तों?
तो वायुमंडल से घिरी है। अगर वायुमंडल ना हो तो क्या होगा? अगर हमारे पास वायुमंडल ना हो हमारे आसपास तो क्या होगा दोस्तों? जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ जाएगी। इससे चमड़े का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि जो सूर्य होता है उससे काफ़ी अधिक मात्रा में हानिकारक किरणें निकलती है, और इन किरणों को रोकने का काम कौन करता है? वो समताप मंडल में दोस्तों जो ओजोन परत है ना, ओजोन परत, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। अगर ओजोन परत ही नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? जो भी हानिकारक किरणें हैं वो सीधे धरती पर आ जाएगी, और ये इतनी हानिकारक होती है दोस्तों कि वो हड्डी को भी छेद कर सकता है। तो इससे चमड़े से जुड़ी हुई बीमारी जैसे कि चमड़े का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो ओजोन परत है उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। वायुमंडल किसके जैसा कार्य करता है? एक छन्ना पत्र के जैसा कार्य करता है वायुमंडल, यानी कि सूर्य से जो आने वाली किरणें होती है उसे छान देता है दोस्तों ऊपर में ही। परावर्तन क्या है? परावर्तन क्या होता है? किसी सतह से प्रकाश या ध्वनि का टकराकर लौट जाना। जब प्रकाश या ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं दोस्तों। अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन होता है। आप लोग 10th में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े होइएगा। सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? जो सबसे ऊंची जगह होगी वहीं तो पहुँचेगी, यानी कि पृथ्वी के पर्वतीय भाग पर, जो भी पर्वत वाला इलाका होता है वहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुँचती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर ताप पर क्या असर पड़ेगा? तो तापमान जो है वो घटेगा। मुंह से गुब्बारा फुलाने पर यह ऊपर क्यों नहीं जाती है? तो दोस्तों ये जब मुंह से हम गुब्बारा फुलाते हैं तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं, क्योंकि मुंह से जो गैस निकलता है वो कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और सांस के रूप में कौन सा गैस लेते हैं दोस्तों? तो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो गुब्बारे में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है तो वो ऊपर नहीं जा पाती है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि कहा गया कि कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं जो ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस गुब्बारे में हाइड्रोजन या हीलियम गैस, आपके बुक में दोस्तों दिया है हाइड्रोजन गैस, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें हीलियम गैस को करेक्ट माना था। हालांकि जो ऑप्शन था उसमें हाइड्रोजन नहीं था, हीलियम था। तो आपको जब भी ऑप्शन मिलेंगे तो दोनों में से एक ही मिलेंगे, हाइड्रोजन या हीलियम। तो दोनों याद रखिएगा आप लोग कि जो गुब्बारे ऊपर जाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है दोस्तों कि वायुयान का जो टायर होता है, वायुयान का जो टायर होता है उस टायर में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी होती है। वायुमंडल में गैस का प्रतिशत पूछा गया है कि कौन सा गैस कितना प्रतिशत है? तो मेनली 3 गैस है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा आर्गन भी है और भी गैस है, लेकिन मेन गैस यही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछे तो 78% है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। संघनन क्या होता है दोस्तों? जब गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में आती है तो उसे ही हम संघनन कहते हैं। गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण में और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल हो गया। इन चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। धरती के तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है? देख रहे होंगे दोस्तों कि दिन प्रतिदिन टेम्परेचर साल दर साल पृथ्वी पर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। अब देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा दोस्तों? जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर जो पिघलती है जिससे नदियों में पानी आती है, तो ग्लेशियर का जो पिघलना है वो तेज़ हो जाएगा। और जब तेज़ गति से ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदी का जो जल स्तर है, वाटर लेवल है दोस्तों, वो ऊपर उठ जाएगा और नदी किनारे जो बसे शहर है वहाँ पर बाढ़ का खतरा मंडराएगा। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड होना तो ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ये मानव के अस्तित्व के लिए बहुत ही खतरनाक है। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? शुरू में आप देखे होइएगा फोटो दोस्तों, इसमें 5 भाग दिखाया गया था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल और बहिर्मंडल।
पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर तक वायुमंडल का विस्तार है? तो लगभग 100 किलोमीटर तक वायुमंडल का विस्तार है, जो क्षोभ मंडल से शुरू होकर और बहिर्मंडल तक फैली है। वायुमंडल का पहला या निचला परत किसको बोलते हैं? तो क्षोभ मंडल को बोलते हैं। इसी मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है। यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया कि मौसम संबंधी घटना किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, दोस्तों जब 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोग उठाइएगा तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। और यहाँ पर देखिए कितना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है? तो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक है दोस्तों क्षोभ मंडल की ऊंचाई। लेकिन इसका आप एवरेज निकालिए। जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपको 13 किलोमीटर आएगा। तो यही पूछा गया कि क्षोभ मंडल की एवरेज यानी कि औसत ऊंचाई कितनी है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो 13 किलोमीटर। अगर ऊंचाई पूछे कि कहाँ से कहाँ तक, तो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक। क्षोभ मंडल का लंबवत विस्तार कहाँ है? तो विषुवतीय क्षेत्र में। ये विषुवतीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? कर्क रेखा, मकर रेखा। इसके लिए हम क्लास 6 के ज्योग्राफी में भी एक डिटेल वीडियो बना दिए हैं, वहाँ से जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो तापमान घटेगा। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। यहाँ पर आंसर ही दे दिया है, करेक्ट आंसर इसका क्षोभ सीमा हो जाएगा। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है दोस्तों, इसके ऊपर समताप मंडल है। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर क्या होता है? समताप मंडल होता है। समताप मंडल कितने किलोमीटर तक फैला है? तो 50 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो मध्य समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। और ओजोन परत का काम क्या है? तो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, हानिकारक किरणों को रोकना। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। नेक्स्ट है कि तीसरे मंडल का नाम बताइए। पहला था क्षोभ मंडल, दूसरा था समताप मंडल, तीसरा है दोस्तों मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक फैली है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड को कौन रोकता है? मध्य मंडल। दोस्तों जब अंतरिक्ष से उल्का पिंड गिरते हैं तो वो बहुत बड़ा गोला होता है, बहुत बड़ा धड़कता हुआ आग का गोला होता है। लेकिन जब ये मध्य मंडल में आता है तो वहाँ पर उसके कई टुकड़े हो जाते हैं और बहुत छोटा सा टुकड़ा धरती पर गिरता है। और जहाँ पर ये गिरते हैं धरती पर तो वहाँ पर क्रेटर यानी कि गड्ढा हो जाता है, जिससे ये आगे चलकर झील का रूप ले लेता है। और इसी प्रकार का एक झील है लोनार झील। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है और इसी झील का पानी गुलाबी रंग का हो गया था दोस्तों, क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया पाया गया था और इसका कलर जो है वो गुलाबी हो गया था। चौथा मंडल का नाम पूछा गया तो आयन मंडल। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत से परावर्तित होती है, आयन मंडल से परावर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आयन मंडल का फैलाव कितना है? तो 80 से 400 किलोमीटर तक। बहिर्मंडल वायुमंडल की कौन सी परत है? सबसे लास्ट परत यानी कि सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। हल्की गैस हाइड्रोजन तथा हीलियम किस मंडल में तैरते हैं? तो बहिर्मंडल में तैरते हैं। वायुमंडलीय दाब को किस उपकरण से मापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं दोस्तों। बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना किस बात का संकेत है? दोस्तों बैरोमीटर होता है, इसमें हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो उसमें जो लेड पारा होता है दोस्तों मरकरी, अगर वो अचानक से डाउन हो जाए, अचानक से गिर जाए, तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि तेज आंधी तूफान आने वाली है। बैरोमीटर में पारे का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किस बात का संकेत है? साफ मौसम का। जब बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो ये संकेत है कि मौसम दोस्तों साफ होगा, ये साफ मौसम का संकेत है। 41 नंबर क्वेश्चन और 40 नंबर क्वेश्चन ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया एग्जाम में। उष्णांक या उष्णांक बिंदु किसे कहते हैं? वह तापमान जिस पर जलवाष्प का संघनन प्रारंभ होता है। जिस तापमान पर जो जलवाष्प होते हैं दोस्तों वो संघनित होने लगते हैं तो उसे ही हम उष्णांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता कहा जाता है। जलवाष्प का अक्षय स्रोत क्या है? यानी कि सबसे ज़्यादा जलवाष्प कहाँ बनेगा? तो महासागर। जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा वहीं ना जलवाष्प दोस्तों ज़्यादा बनेगा। तो महासागर में अथाह पानी है तो वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी। नमी या आर्द्रता किस रूप में नजर आते हैं? कोहरे के रूप में नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। प्रकृति के आधार पर वर्षा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं? विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। चक्रवातीय वर्षा के बारे में पूछे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये चक्रवातीय वर्षा देखने को मिलती है। पवन के बारे में पूछा गया कि पवन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो पवन होते हैं 2 प्रकार के। एक तो हो गया अस्थायी पवन, मौसमी पवन। अस्थायी पवन में पूर्वा पवन और पछुआ पवन आते हैं। अस्थायी पवन किसे कहते हैं? तो पछुआ पवन और पूर्वा पवन को हम अस्थायी पवन कहते हैं। अस्थायी पवन किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? यहाँ पर दिशा नहीं होगा दोस्तों, किधर से किधर की ओर बहती है, किधर से किधर की ओर बहती है? तो उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर अस्थायी पवन बहती है। और अस्थायी पवन में कौन कौन से पवन आएंगे? तो पूर्वा पवन और पछुआ पवन। कौन सी पवन निश्चित दिशा में चलती है? तो जो अस्थायी पवन होती है उसका दिशा दोस्तों निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी पवन की दिशा मौसम और ऋतु के अनुसार बदलते रहते हैं? तो मौसम के अनुसार कौन सा पवन बदलेगा? तो जो भी मौसमी पवन हैं दोस्तों वही बदलते हैं। और मौसमी पवन में क्या सब आएंगे? तो मानसूनी पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात। चक्रवात के बारे में दोस्तों बताए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो इसको हम लू के नाम से जानते हैं, लू कहते हैं। अब यहाँ पर समीर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। स्थलीय समीर क्या होता है, समुद्री समीर क्या होता है, ये कब चलती है, दिन में चलती है या रात में चलती है? तो देखिए, स्थलीय समीर के बारे में, जब हवा स्थल से समुद्र की ओर बहेगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्थलीय समीर बोलेंगे। और जब हवा समुद्र से स्थल की ओर बहेगी तो इसे हम समुद्री समीर कहेंगे। स्थलीय समीर कब चलती है? तो ये रात में चलती है। और समुद्री समीर दिन में चलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन जो समीर से रिलेटेड है, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा गया है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। बैसाखी या लैला क्या है? तो देखिए, बैसाखी और लैला एक प्रकार का चक्रवात है जो 2010 में भारत में खूब तबाही मचाया था। ठीक है, ये था दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन, और ये जिसमें हमने 3 चैप्टर को कवर किया है क्लास 7 के ज्योग्राफी से। अब आपका 7 चैप्टर और बच गया है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में इसे कंप्लीट करवा दिया जाए। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो केवल आपकी बुक से लिया गया है, इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं जोड़ रहे हैं। जब आपको MCQ करवाएंगे 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन, तो उसमें हम कुछ और फैक्ट को ऐड करेंगे। तो जब आपका 6, 7, 8 का ज्योग्राफी का बुक से जो भी क्वेश्चन बनने हैं वो हम जब कंप्लीट करवा देंगे, तब हम MCQ आपको करवाएंगे, जिसमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा अप रखा जाएगा, ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, और इसका जो PDF है वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है। साथ ही इसका जो बुक है दोस्तों, ई-बुक है NCERT और SCERT का, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आप लोग अगर मार्केट से बुक लेना चाहते हैं दोस्तों, तो बुक को परचेज मत कीजिए, क्योंकि जो NCERT है उन्होंने बुक को कंप्रेस किया है, यानी कि कई चैप्टर को ही हटा दिए हैं। तो अभी जो मार्केट में बुक मिल रहा है वो न्यू बुक मिल रहा है, पुराना बुक नहीं मिल रहा है। तो पुराना बुक आपको स्टूडेंट से अवेलेबल करवाने पड़ेंगे जो 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं। आप लोग अभी नया बुक मत लीजिएगा। और जो भी प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट भी अभी मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ है कि जितने भी पब्लिकेशन है, 1-2 पब्लिकेशन ऐसे हैं जो ऊपर का कवर चेंज करके और बिहार शिक्षक भर्ती का नाम देके और मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन इसके अंदर का क्वेश्चन का कोई औचित्य ही नहीं है इस एग्ज़ाम से। तो इसीलिए बुक अभी मत लीजिए। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट का बुक ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई बुक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।